मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है और राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति जिसमें वह विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय, खर्च और सार्वजनिक उधार आदि साधनों का उपयोग करती है। राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति के उपकरण कराधान, व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटे का वित्तीयन। राजकोषीय नीति प्राप्तियां और व्यय। राजस्व प्राप्तियां, चालू प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व व्यय, चालू व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्तियां न तो सरकार पर कोई देनदारी उत्पन्न करती है, न सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती है। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार पर देनदारी उत्पन्न करती है और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर कर राजस्व। कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। कर प्रणाली प्रगतिशील कराधान, आय बढ़ाने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाएगी। इजी इनकम टैक्स आनुपातिक कर प्रणाली, कम अधिक आय वाले सभी के ऊपर समान रूप से कर लिया जाएगा। जीएसटी प्रतिगामी कराधान, करों का भार गरीब पर ज्यादा, अमीरों पर कम। जीएसटी आधार प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में अंतर कराधान। व्यक्ति या फर्म पर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर भार का हस्तांतरण दूसरे पर हस्तांतरण संभव नहीं, दूसरे पर हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रकृति में प्रगतिशील, प्रकृति में आनुपातिक, प्रतिगामी। क्षेत्र इसका क्षेत्र सीमित है। प्रत्यक्ष कर का इंडिया में 2% लोग ही प्रत्यक्ष कर देते हैं। अप्रत्यक्ष कर का क्षेत्र व्यापक है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण वैट, जीएसटी। गैर कर राजस्व, व्यापारिक राजस्व, सेवाओं के भुगतान के लिए जैसे बिजली बिल, पानी बिल, कचरा गाड़ी बिल, प्रशासनिक राजस्व, फीस, पासपोर्ट फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, कोर्ट फीस, सरकारी अस्पताल की फीस, जुर्माना और दंड, लाइसेंस फीस, राजगमन, किसी का उत्तराधिकारी न होने पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ। पूंजीगत प्राप्तियां या तो सरकार की देनदारी बढ़ती है या सरकार की संपत्तियों को कम करती है। प्रमुख स्रोत ऋण, घरेलू ऋण। आरबीआई बॉन्ड जारी करती है, सेविंग अकाउंट, सरकारी प्रतिभूतियों पुस्तकों को जारी कर, विभिन्न जमा योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि, लघु बचत, राष्ट्रीय बचत पत्रों के माध्यम से जनता से ऋण। बाहर ऋण, विश्व बैंक, IMF, जापान जैसे विदेशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण। ऋणों की वसूली, विनिवेश। व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। 2016 में रंगराजन समिति ने योजनागत और गैर योजनागत को बंद कर दिया। योजनागत केंद्र सरकार की योजना, स्टेट और यूटी को सहायता। गैर योजनागत व्यय प्रशासन के दिन प्रतिदिन के खर्चे, सैलरी, पेंशन इत्यादि। राजस्व व्यय न तो किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है, न किसी देयता में कमी आती है। जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव, निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं। योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। अर्थ योजनाओं पर व्यय, योजनाओं के अतिरिक्त व्यय। योजनागत व्यय का उद्देश्य विकास, गैर योजनागत व्यय का उद्देश्य सरकार के प्रतिदिन के कार्य। योजनागत व्यय के उदाहरण ऊर्जा, कृषि, परिवहन। गैर योजनागत व्यय के उदाहरण ब्याज, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय। योजनागत राजस्व व्यय, केंद्रीय योजनाओं, राज्य तथा यूटी की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता। गैर योजनागत राजस्व व्यय, ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, वेतन, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्यात, ऋण, खाद्य पदार्थ, उर्वरक में सब्सिडी। पूंजीगत व्यय, सामाजिक व भौतिक इंफ्रा का विकास। सामाजिक में अस्पताल, स्कूल, भौतिक में रेलवे, हाईवे, ब्रिज, नहर, बांध। देयताओं को कम करना जैसे ऋण भुगतान। निवेश, प्राप्तियों व्यय के संदर्भ में बजट के प्रकार। संतुलित बजट, कुल प्राप्तियां बराबर कुल व्यय। उदासीन राजकोषीय नीति बोलते हैं। घाटे का बजट, कुल व्यय अधिक कुल प्राप्तियों से विस्तारवादी या स्फीति कारक राजकोषीय नीति कहते हैं। घाटे का बजट, मंदी की दशा में बाजार में मांग कम रहती है, कारण आय कम जिससे बजट कम, जिससे बाजार में मांग कम रहती है और इससे बेरोजगारी बढ़ती है। सरकार इसके लिए आम आदमी की आय बढ़ाती है और उनके व्यय कम करती है। आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा व्यय करती है, प्रत्यक्ष सहायता में देती है, नौकरियां निकालती है और व्यय कम करने के लिए सब्सिडी देती है, कर कम करती है। सरकार का व्यय ज़्यादा होता है, इसमें आय कम होती है। अधिशेष बजट या बजट का बजट, कुल प्राप्तियां अधिक, कुल व्यय कम। संकुचनवादी या कठोर राजकोषीय नीति बोलते हैं। इसमें महंगाई या मुद्रास्फीति की स्थिति में होती है, इसमें मांग अधिक रहती है और जिससे लागत भी अधिक हो जाती है। लोगों की सेविंग ज़्यादा रहती है तो सरकार उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है, अपने व्यय कम करती है और लागत बढ़ाती है, जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन, 24/7 बिजली। विस्तारवादी या घाटे का बजट, संकुचन या कठोर अधिशेष बजट। विस्तारवादी में व्यय ज़्यादा, प्राप्तियां कम। अधिशेष बजट में प्राप्तियां ज़्यादा, व्यय कम। ये विस्तारवादी मंदी की स्थिति में और संकुचनवादी मुद्रास्फीति की स्थिति में। इसमें विस्तारवादी में मांग में वृद्धि और बेरोजगारी में कमी होती है और संकुचनवादी में मुद्रास्फीति में कमी आती है। इसका विस्तारवादी का निगेटिव इम्पैक्ट, मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ सकती है। संकुचनवादी का निगेटिव इम्पैक्ट, बेरोजगारी, मंदी बढ़ सकती है। घाटे, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। पूंजीगत घाटा बराबर पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। प्रभावी राजस्व घाटा, FRBM एक्ट 2012 द्वारा लाया गया। राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान। राजकोषीय घाटा, सरकार का कुल व्यय, पूंजीगत व्यय प्लस राजस्व व्यय माइनस सरकार की कुल गैर ऋण प्राप्तियां, राजस्व आय प्लस गैर ऋण प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। बजट घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ऋण। बजट घाटा हमेशा जीरो रखा जाता है, अगर जीरो नहीं किया तो आरबीआई को उतने नोट छापने पड़ेंगे। प्राथमिक राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। वर्तमान वर्ष का वास्तविक घाटा देखने के लिए राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करना, भुगतान संतुलन, घाटे को कम करना, प्रभावशाली प्रशासन, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना। राजकोषीय नीति के अन्य उद्देश्य, लैंगिक सशक्तिकरण, MSME को प्रोत्साहन, कृषि को प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास। राजकोषीय घाटे की सीमाएं, मुद्रास्फीति, व्यय अधिक जिससे तरलता अधिक हो जाती है, मांग अधिक हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ब्याज भुगतान बढ़ना, वृद्धि, ब्याज अधिक करेंगे तो ऋण लेना पड़ेगा, जिससे ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, विकास कार्यों में कम खर्च होगा। क्राउडिंग इफेक्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऋण लेने के लिए सरकारी बॉन्ड खरीदेंगे लोग, प्राइवेट कंपनी के शेयर नहीं लेते, इससे प्राइवेट कंपनी प्रतिस्पर्धा से बाहर, ब्याज दर बढ़ जाएंगी। अंतर पीढ़ीगत क्षमता पर प्रभाव, जैसे पहले की सरकार ने कुछ ब्याज लिया, फिर अगली सरकार ने कुछ ब्याज लिया, फिर अगली सरकार ने और ऋण लिया, जिससे अगली पीढ़ी पर कम संसाधन बचेंगे और ब्याज का बोझ बढ़ेगा। रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग कम करना, रेटिंग कम होने से विदेशी निवेश नहीं आता, ऋण ज़्यादा लेने से रेटिंग कम। निवेश में कमी, राजकोषीय सुधार की सुधारता, प्राप्तियां अधिक करना, व्यय कम करना। पहला कर सुधार, GST 1 जुलाई 2017 को सारी अप्रत्यक्ष कर को कर दिया गया, कर की दरों में कमी की गई। वाइडिंग ऑफ टैक्स बेस, कॉर्पोरेट कर 2019 में वर्तमान कंपनियों के लिए 30% से घटाकर 22%, नई कंपनियों के लिए 25% से घटाकर 15%, एमआईटी न्यूनतम वैकल्पिक कर 18.5% से घटाकर 15%, कुल लाभ का 15% कंपनियों पर। बजट ईयर 2025-26 में 12 लाख रुपये वार्षिक आय कर मुक्त। फाइनेंस एक्ट 2020 लाभांश वितरण कर हटा दिया। मोस्ट डिडक्शन एंड एग्जेंशन हैव बीन रिमूव्ड। कार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल 6 मार्च 2012 को आया। फेसलेस टेरर रहित कर मूल्यांकन 2019 में। भ्रष्टाचार रोकने, कर अधिकारियों का करदाता से संपर्क नहीं। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में कर कानूनों का सरलीकरण। नई प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 ई सहयोग पोर्टल, कर संग्रहण का डिजिटलीकरण, पैन आधार लिंकिंग, कर सुधार समिति 1991 में राजा चलाइए समिति, अरविंद मोदी कमेटी, अगली
निष्कंजन पैनल। व्यय सुधार FRBM एक्ट 2003 राजकोषीय दायित्व बजट प्रबंधन 2004 2012 2015 2018 में संशोधन हुए 4 बार। टारगेट अंडर द एक्ट राजकोषीय घाटा GDP का 3% से कम होना चाहिए। केंद्र सरकार पर ऋण GDP का 40%, राज्य सरकार पर ऋण GDP का 20% होना चाहिए 2024-25 तक। बजट एस्टीमेट 2025-26 राजकोषीय घाटा GDP का 4.4%। DBT प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 2013 में सब्सिडी सीधे उपभोक्ता खाते में 4.15 करोड़। डुप्लीकेट फेक नॉन एग्जिस्टेंट इनएक्टिव LPG कनेक्शन को हटाया गया 5.0358 करोड़। डुप्लीकेट फेक नॉन एग्जिस्ट राशन कार्ड डिलीशन ऑफ 7.10 लाख फेक जॉब कार्ड 158.06 लाख मीट्रिक टन उर्वरक फुटकर विक्रेताओं को बेचने में कमी। सब्सिडी व्यय में कमी। निजीकरण व विनिवेश सरकारी कंपनी जो घाटे में जा रही है उनका निजीकरण। घाटे का वित्तीय जब सरकार का व्यय अधिक इस अंदर को कम करने के लिए सरकार जो भी उपाय करेगी इस घाटे का अध्ययन करते हैं। उधार या घरेलू ऋण बचत योजनाएं ओएम बॉन्ड जारी करके बारह बैंक IMF ADB से अधिशेष हस्तांतरण जो सरकार के स्वामित्व में जो सरकारी उपक्रम है उनमें जो भी लाभ होता है उस लाभ का हस्तांतरण सरकार अपनी करवाएगी। जैसे 2.11 लाख करोड़ टू गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल 24 RBI से सरप्लस अपनी हिस्सेदारी विनिवेश संपत्ति बेचना नोट छापना। राजस्व व पूंजीगत व्यय में अंतर। राजस्व दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों का खर्च। पूंजीगत व्यय संपत्ति बढ़ाना सुधारना उसे अपडेट करने पर खर्च। राजस्व लघुकालिक व्यय है, पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक व्यय है। राजस्व में दायित्व व संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं। पूंजीगत व्यय में दायित्व कम होंगे व संपत्ति बढ़ेंगी। सरकार राजस्व में सरकार की क्षमता बनाए रखने के लिए, पूंजीगत व्यय सरकार की क्षमता बढ़ाने के लिए। राजस्व के उदाहरण वेतन पेंशन सब्सिडी सामाजिक कल्याण ऋण पर ब्याज। पूंजीगत व्यय अवसंरचना भवन ऋण भुगतान। मौद्रिक नीति जब कोई नीति मुद्रा आपूर्ति मुद्रा ब्याज दर और साख को नियमित करे उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। पहले RBI बनाती थी, अब MPC मौद्रिक नीति समिति बनाती है। मौद्रिक नीति के उपकरण मात्रात्मक उपकरण गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण जो तरलता की मात्रा घटाएं या बढ़ाएं जैसे आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो ICRR SLR। तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट MSF MSS SDF OMO न्यूनतम उधारी दरें VPLR VLR MCLR EVLR। गुणात्मक उपकरण PSL प्राथमिकता क्षेत्र 18% ऋण कृषि क्षेत्र में पैसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। मार्जिन अंतराल आवश्यकता साख की राशनिंग उपभोक्ता साख सुविधा नैतिक दबाव प्रत्यक्ष कार्यवाही। आरक्षित अनुपात पहला सामुदायिक तरलता अनुपात स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। ये बैंक के पास नगद आरक्षित अनुपात RBI के पास 4.5%। NDTL बैंक के पास दो प्रकार की जमा होती है, मांग जमा चालू और बचत, और एक होती है सावधिक जमा टाइम जमा। ये इन कुल जमा को NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निवल मांग एंड सावधिक दायित्व बोलते हैं। SLR में बैंक को इस NDTL का 18 से 40% के बीच में बैंक अपनी NDTL का 18 से 40% SLR के रूप में ब्लॉक करती है, उसे लोन नहीं दे सकती। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैश होल्ड इनमें रखती है। CRR बैंक NDTL का 4.5% कैश के रूप में कैश रिजर्व से RBI के पास ब्लॉक कर देती है। CRR के बदले RBI को ब्याज नहीं देता। नोटबंदी जब हुई थी तो इस बैंक में तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिससे बैंक सस्ते में उधारी बहुत दे सकते थे, इसलिए बैंक पे ICRR इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो डिमांड नगद आरक्षित कम है मेयर के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो जाती है उसका 10% RBI के पास कैश रूप में रखना पड़ेगा। नोटबंदी 16 नवंबर के बाद जितना बचेगा एबनॉर्मल तरलता बढ़ती है तो ICRR बैंक दर बैंक रेट 2011 में आई। इसमें बैंक RBI से बिना कोलेटरल के लॉन्ग टर्म लोन बैंक दर पे लेते हैं, वर्तमान में 6.25% LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तरलता समायोजन सुविधा, इसमें रेपो रेट 2000 में आई थी। इसमें बैंक RBI से शॉर्ट टर्म 1 से 14 दिन के लिए सम पार्ट्स कोलेटरल्स रख के लोन ले सकते हैं, वर्तमान में 6% रेट। MSF सीमांत तदर्थ सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 में आई। NDTL का 1% MSF के रूप में ले सकता है। इसमें बैंक RBI से एक रात के लिए कोलेटरल रख के जब पैसे लेते हैं तो इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। इसकी वर्तमान रेट 6.25% है। रिवर्स रेपो रेट 2000 में आई। इसमें RBI बैंकों से शॉर्ट टर्म के लिए कोलेटरल रख के लोन लेते हैं, वर्तमान में इधर 3.25% है। SDF तदर्थ जमा सुविधा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जब बैंकों के पास तरलता अधिक हो जाती है तो RBI ICRR के रूप में 10% मंगा लेती है, लेकिन 90% बैंक के पास ही पैसा रहता है, जिसे सोचने के लिए RBI बैंकों से ब्याज देकर बाकी का पैसा बिना कोलेटरल के ब्याज पर ले लेती है। अतिरिक्त तरलता को सोचने के लिए ब्याज पर बिना संपर्क के बैंक से लेना SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। असामान्य परिस्थिति में OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन खुला बाजार प्रचलन क्रियाएं। सरकारी प्रतिभूति को खरीदना या बेचना OMO। बैंक RBI से बॉन्ड लेते हैं ब्याज पर और RBI बैंकों को कैश देती है। MLR मिनिमम लैंडिंग रेट्स न्यूनतम उधारी दरें 2003 में आई। बैंक पहली थी बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट BPLR। बैंक उधार देते हैं अपने विश्वसनीय ग्राहक को, इसकी रेट फिक्स नहीं रहती, वो अपने ग्राहकों की विश्वसनीयता के आधार पर दर का निर्धारण करते हैं। फिर 2010 में BLRI बेस लैंडिंग रेट आधार दर वह दर जिससे नीचे उधार नहीं दिया जा सकता। आधार दर का निर्धारण स्वयं बैंक करती थी। कॉस्ट ऑफ फंड जुटाने में जो लागत आई है उसी के आधार पर आधार दर फिक्स होती थी। 2016 में इसे खत्म कर दिया गया। फिर MCLR आ गया। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट 2016 में आया। वर्तमान लागत पर फंड जुटाने की लागत, आज उसके फंड की लागत क्या है, बैंक का उधार सस्ता महंगा होता रहता है। फिर EBLRI एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ये 2019 में आई। एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रिवर्स रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो इसके आधार पर, और इंटरनल जो रहता है NDTL की कॉस्ट, सारी बैंक उधार दरें EBLR पर फिक्स करते हैं। RBI ने सस्ता लोन दिया लेकिन बैंक ने सस्ता लोन नहीं दिया, जिससे RBI की नीति का प्रभावी संचालन नहीं हो पाता। बैंक अपने NPA को पूरा करने के लिए सकती है, इसलिए EBLRI। MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बाजार स्थिरीकरण योजना 2004 में आई। अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए या शोषित रोकने के लिए सरकारी बॉन्ड बेचना। MSS बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। SLR 0 से 40%, 2019 में 18 से 40%। CRR कुल NDTL का एक भाग नगद के रूप में RBI पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वर्तमान में 4.5%। MSF 2011 में आया। ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन, कुछ NDTL का 1%, कुल NDTL का 1% तक उधार ले सकते हैं, वर्तमान में 6.25%। गुणात्मक उपकरण, इसके अंतर्गत साख की मात्रा या परिमाण की बजाय उसके उपयोग व दिशा को नियंत्रित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक बैंकों के द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाओं के लिए साख देने पर रोक लगाना या उन्हें हतोत्साहित करना है। फर्स्ट मार्जिन आवश्यकता,
एग्जाम्पल 10 लाख रुपए सोना, 30% मार्जिन तो 7 लाख लोन मिलेगा। पैसा किस क्षेत्र में ज़्यादा जाएगा ये सुनिश्चित करना है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल में 20% मार्जिन, पेट्रोल व्हीकल पर 40%। किसी प्रतिभूति के मूल्य तथा उसके आधार पर जारी साख के अंतर को मार्जिन कहते हैं। इसमें परिवर्तन के द्वारा तरलता की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण, सिविल स्कोर अच्छी नहीं तो लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे। टिकाऊ भोक्ता वस्तुओं जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि के लिए जारी क्रेडिट कंज्यूमर क्रेडिट कहलाता है। कंज्यूमर क्रेडिट की मांग बढ़ने पर रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपाय करती है। डाउन पेमेंट को बढ़ाकर किस्तों की संख्या में कमी करके। साख की राशनिंग, आरबीआई बैंकों पर लिमिट लगा देती है। पर्टिकुलर सेक्टर पर लिमिट, होम लोन, कार लोन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर एक अधिकतम सीमा का निर्धारण कर देती है। चयनित साख नियंत्रण, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण का एक निश्चित भाग चयनित क्षेत्रों को देने हेतु बाध्य करता है। राशनिंग से केंद्रीय बैंक द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की अधिकतम सीमा के निर्धारण से है। इसे प्राथमिक क्षेत्र साख, प्राइम सेक्टर लैंडिंग भी कहते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक बैंकों पर जुर्माना आदि कार्रवाई करता है। छठवां नैतिक दबाव, मौद्रिक नीति के उद्देश्य तीव्र आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरीकरण, विनिमय दर स्थिरीकरण, रोजगार सृजन, बचत व निवेश में संतुलन। मौद्रिक नीति के प्रकार, संकुचनकारी, विस्तारवादी। संकुचनकारी मौद्रिक नीति को हॉकिस मौद्रिक नीति और विस्तारवादी को डॉविस मौद्रिक नीति कहते हैं। संकुचनकारी की स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति में संकुचनकारी और मंदी की स्थिति में विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। संकुचनकारी का उपकरण ब्याज दर बढ़ाना और विस्तारवादी का उपकरण ब्याज दर कम करना। संकुचनकारी का प्रभाव मुद्रास्फीति नियंत्रण और निगेटिव प्रभाव मंदी या बेरोजगारी, और विस्तारवादी का पॉजिटिव प्रभाव रोजगार सृजन और निगेटिव प्रभाव मुद्रास्फीति। राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति में अंतर। राजकोषीय नीति कर, व्यय व ऋण को नियमित करती है। मौद्रिक नीति मुद्रा और साख की आपूर्ति को नियमित करती है। राजकोषीय नीति की नियामक संस्था वित्त मंत्रालय और मौद्रिक नीति की नियामक संस्था आरबीआई, मौद्रिक नीति समिति। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व। राजकोषीय नीति की व्याप्ति अधिक व्यापक, मौद्रिक नीति कम व्यापक। राजकोषीय नीति कम जटिल, मौद्रिक नीति अधिक जटिल। राजकोषीय नीति के उपकरण कराधान, व्यय उधारी। मौद्रिक नीति के उपकरण गुणात्मक व मात्रात्मक। मौद्रिक नीति का संचरण अप्रभावी। आरबीआई ने ब्याज दर कम की, लेकिन बैंक ने जनता को कम ब्याज दरों का लोन नहीं दिया था। जनता तक लाभ नहीं पहुंचा। वर्तमान में ज्यादा होता है कारण बैंक में सारी जनता पैसा जमा करती है, इसलिए बैंक को आरबीआई से पैसा नहीं लेना पड़ता, तो रेपो दर पर कम निर्भरता। भारत में ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र साहूकारी, अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण 31%। हाई एनपीए, आरबीआई ने बैंक को 5% पे लोन दिया, बैंक ने पब्लिक को 8% पे दिया। आरबीआई ने अपनी दर कम करी, 4% ब्याज पे लोन दिया, लेकिन बैंक ने सिर्फ 0.5% ही कम किया। क्योंकि ये इसका कारण यह है कि बैंकों के पास एनपीए ज़्यादा होने से वे उसकी प्रतिपूर्ति ज़्यादा ब्याज लेके करते हैं। सरकारी योजनाएं, व्यय वंदना योजना, वृद्धों को उनकी जमा पर 8.5% ब्याज देना, कर्ज माफी योजना, इन सब योजनाओं से भी बैंकों के पास ब्याज ज़्यादा होता है, आय कम होती है, इसलिए बैंक ब्याज लोन पर ब्याज ज़्यादा लेती है। राजकोषीय नीति से टकराव, डॉविस नीति में रेपो रेट कम और ब्याज दर कम। सरकार ने भी विस्तारवादी नीति अपनाई, जिससे सरकार अपने व्यय ज़्यादा करने लगती है। जैन ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल का असर। सार्वभौमिक पहुंच, 99.95% गाँव में 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं। 2015 में 14.72 करोड़, 2024 में 53.13 करोड़। क्षेत्रीय विषमता में कमी, 66% खाते ग्रामीण व कस्बों में। लैंगिक विषमता में कमी, 55% महिलाओं के खाते। डिजिटल पहुंच, सभी लाभार्थी की पहचान, सही लाभार्थी की पहचान। वित्तीय समावेशन क्या है? उद्देश्य, प्रयास, महत्व, स्थिति, चुनौतियां। भारत के सभी लोगों और सभी व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं वहनीय लागत पर पहुंचना वित्तीय समावेशन कहलाता है। सभी व्यक्तियों तथा व्यवसायों को वित्तीय सेवाओं जैसे बचत खाता, ऋण, पेंशन, बीमा भुगतान, प्रेषण, निवेश विकल्प को वहनीय लागत पर उपलब्ध कराना। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य, बजट की आदत का विकास, संस्थागत ऋण तक पहुंच में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, बीमा। महत्व, आर्थिक वृद्धि, गरीबी में कमी, डीबीटी, सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता एवं रोजगार, सामाजिक समता, डिजिटल समावेशन यूपीआई से। भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति। बैंक खाते, विश्व बैंक ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 के अनुसार 78% भारतीय वयस्कों के पास बैंक खाते हैं, लेकिन खाते का उपयोग तथा साख तक पहुंच अभी भी निम्न स्तर पर है। डिजिटल भुगतान, यूपीआई के कारण डिजिटल भुगतान की वृद्धि दर 129% है। 2023-24 में 13,116 करोड़ डिजिटल भुगतान। लैंगिक विषमता, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 केवल 20.8% बैंक खाते महिलाओं के नाम पर है। आरबीआई की रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, अनौपचारिक बैंकिंग 31%, ऋण अनौपचारिक क्षेत्र से। वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024 में 64.2 जो 2023 में 60.1 था, जो इस बात का संकेत है कि भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार हो रहा है। वित्तीय समावेशन की चुनौतियां, अधिशेष आय का अभाव, बचत करने की आदत का अभाव, बैंकों का पर्याप्त कवरेज केवल 35%, शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त उत्पादों का अभाव, आवश्यक दस्तावेजों का अभाव, लयन आधार, बैंकों की दायित्वहीनता, ऋण की युक्त लागत, बैंक तक जाने की लागत, दस्तावेजीकरण प्रक्रिया लागत, अवसर लागत, उसमें कुछ और काम कर लेने की लागत। सरकारी प्रयास, प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 घोषणा, प्रारंभ 28 अगस्त 2014, प्रावधान, जीरो बैलेंस खाता, 30,000 रुपये का जीवन बीमा, भारत में कहीं भी पैसे भेजने की सुविधा, 6 माह का संतोषजनक परिचालन के बाद 5,000 ओवरड्राफ्ट पेंशन बीमा तक पहुंच। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सरकार प्रायोजित जीवन बीमा योजना, प्रारंभ 9 मई 2015, उम्र 18 से 50 वर्ष, वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये, बीमा 2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रारंभ 9 मई 2015, उम्र 18 से 70 वर्ष, वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये, बीमा 2 लाख रुपये। अटल पेंशन योजना, प्रारंभ 9 मई 2015, उम्र 18 से 40, लाभ 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1,000 से 5,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, स्थापना 2015, शिशु 50,000 ऋण, किशोर 5 लाख तक ऋण, तरुण 10 लाख तक ऋण प्लस 20 लाख तक ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रारंभ 1998 में, आरबीआई व नाबार्ड द्वारा प्रयास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 में 50% केंद्रीय, 35% प्रवर्तक, 25% राज्य। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 50 करोड़ की पूंजी वाले। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 200 करोड़ पूंजी वाले। 1969 में लीड बैंक योजना हर जिले में। एसएसजी बैंकिंग लिंकेज कार्यक्रम, सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992-93 में शुरू हुआ। इसी के तहत DDNRLM, दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, BPL वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप, और दीनदयाल नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन BPL। व्यवसायी प्रतिनिधि, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल, व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल 2006, कियोस्क वगैरह इसके उदाहरण है। NPCI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में स्थापना। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रुपे कार्ड, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, भारत बिल पे, NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच
पेटीएम का नेटवर्क, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। वित्तीय शिक्षा हेतु सेकंड राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25, फर्स्ट वन बीइंग रिलीज्ड इन 2013, 5C अप्रोच, कंटेंट कैपेसिटी कम्युनिटी कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। जीरो बैलेंस खाता 2005 में, 2012 में खत्म, 2014 में जनधन खाता आ गया। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय रणनीति 2019 से 24, 2020 में जारी। आरबीआई द्वारा अन्य नियामकों जैसे सेबी, इरोडा, आईपीएफआरडीए 6 रणनीतियां। वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वित्तीय सेवाओं आधारभूत वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, आजीविका तथा कौशल विकास में पहुंच, वित्तीय शिक्षा और साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण तथा शिकायत निपटान, प्रभावी समन्वय, जनधन आधार व मोबाइल, जैम ट्रिनिटी। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नगद लेन देन का प्रभाव। 2021 तक निजी खर्च 81 से 86% नगद भुगतान। पहला, कर राजस्व की हानि। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में नगद लेन देन के कारण समस्त वित्तीय भुगतानों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, जिससे कर चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे सरकार को राजकोषीय आय में कमी होती है तथा राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार के कर की दरों में वृद्धि करनी पड़ती है। फिर सरकारी व्यय में कटौती करनी पड़ती है, जिससे सामाजिक क्षेत्र से शिक्षा स्वास्थ्य का व्यय कम हो जाता है। आय की क्षमता में वृद्धि। नगद लेन देन के कारण बड़े उद्योगपति कर की चोरी करते हैं, जिससे संसाधनों का पुनर्वितरण नहीं हो पाता तथा आय की क्षमता में वृद्धि होती है। सटीक आंकड़ों के संग्रहण में कठिनाइयां। नगद लेनदेन के कारण सटीक आंकड़ों का संग्रहण संभव नहीं हो पाता, जिससे नीति निर्माताओं के लिए सही निर्णय कठिन रहता है। लेनदेन की लागत में वृद्धि। नगद लेनदेन के कारण वित्तीय क्रियाओं में क्षमता उत्पन्न होती है तथा लागत में वृद्धि होती है। नगद प्रबंधन। नगद के प्रबंधन में काफी समय उपलब्ध सकते हैं, जैसे नगद की गणना, लेनदेन का रिकॉर्ड रखना, इनमें मानवीय त्रुटि की काफी संभावना रहती है। सुरक्षा संबंधी चिंता। नगद के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दे जैसे चोरी आदि भी जुड़े रहते हैं, जिससे उद्योगपतियों को सेफ, अलमारी, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे जैसे अतिरिक्त प्रयास भी करने पड़ते हैं। नगद प्रशासन। नगद लेनदेन के कारण सरकार को नोटों की प्रिंटिंग, वितरण में संसाधनों का व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एटीएम मशीनों, परिवहन जैसी लागत भी वहन करनी पड़ती है। वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। नगद लेनदेन के कारण बैंकों तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच में कठिनाई आती है, जिससे व्यापार वृद्धि, ऋण तक पहुंच के अवसरों में कमी आती है। अनौपचारिक साख प्रणाली। नगद लेनदेन के कारण अनौपचारिक साख प्रणाली बनी रहती है, जिससे लोगों को उच्च लागत पर ऋण लेना पड़ता है। आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव। नगद लेनदेन के कारण साख तक पहुंच में कमी अपनाने में कठिनाई होती है, जिससे उत्पादकता व आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं धूमिल होती हैं। भ्रष्टाचार और कालाधन। नगद लेनदेन के कारण भ्रष्टाचार, कालेधन, हवाला की समस्या उत्पन्न होती है। पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव। नगद लेनदेन को ट्रैक करना, मॉनिटर करना व नियमन अत्यंत कठिन होता है, जिससे आर्थिक अपराधों जैसे धन शोधन को बढ़ावा मिलता है। सरकार द्वारा प्रयास। नगद रहित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी 2 लाख से ज्यादा का लेनदेन एक दिन में करने पर जितना ज्यादा भुगतान उतनी ही पेनल्टी। आयकर की धारा 40A3 एक दिन में 10,000 तक का लेनदेन कर की छूट में शामिल होगा, 10,000 से जितना ऊपर हुआ उस पर छूट नहीं। पीएम जनधन योजना, आधार भुगतान ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, विमुद्रीकरण, यूपीआई के थ्रू डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, कर प्रणाली को सरल करना, जीएसटी, पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया 6 बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल इंडिया मिशन, साइबर सुरक्षा इंफ्रा, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना। शेयर ऑफ कैश इन 52 to 60% by 2024. UPI's average transaction size was 3872 rupees in 2016-17. It dropped to rate 1525 in 2023-24. UPI share raised from 51% in 2021 to 87% in 23-24. निर्धनता। विश्व बैंक के अनुसार यदि व्यक्ति की आय संसाधन उसकी आधारभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, इसे सामाजिक आर्थिक स्थिति को निर्धनता कहते हैं। निर्धनता के प्रकार निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष वर्ल्ड बैंक ने जो परिभाषा दी, विकासशील देशों में होती है। सापेक्ष आय का स्तर भिन्न भिन्न होना विकसित देशों में पाई जाती है। गरीबी निर्धनता के कारण। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक कारण, पर्यावरणीय कारण। आर्थिक कारण। कृषि, उद्योग, इंफ्रा। कृषि में उद्योग, निम्न वीपीकरण, एमएसएमई की अपेक्षा। सामाजिक में जनसंख्या अधिक, साक्षरता दर कम, भाग्यवादी मानसिकता, आत्मसंतुष्टि, मानव संसाधन की निम्न गुणवत्ता। राजनीतिक के प्रशासनिक कारण में भ्रष्टाचार, इच्छा शक्ति का अभाव, अस्थिरता, उचित क्रियान्वयन का अभाव, लाल फीताशाही। पर्यावरणीय आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण जनित रोग। गरीबी के दुष्परिणाम। सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक, पर्यावरणीय परिणाम। सामाजिक दुष्परिणाम। कुपोषण, भुखमरी, शिक्षा तक पहुंच का अभाव, स्वास्थ्य तक पहुंच का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, अपराध दर में वृद्धि, बहिष्करण, प्रवसन, निम्न जीवन गुणवत्ता। आर्थिक दुष्परिणाम। बेरोजगारी, बचत कम, निवेश में कमी, अकुशल मानव संसाधन, क्षेत्रीय क्षमता, राजकीय बोझ में वृद्धि, निम्न आर्थिक समृद्धि। राजनीतिक दुष्परिणाम। मत की गुणवत्ता, मत प्रतिशत में कमी, भ्रष्टाचार, जाति और धर्म आधारित राजनीति, प्रत्यक्ष सहभागिता में कमी। पर्यावरणीय दुष्परिणाम। आपदाओं के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि, निर्वनीकरण, जैव विविधता, ह्रास, प्रदूषण। गरीबी का मापन। हेड काउंट रेशियो, बीपीएल अपॉन जनसंख्या इंटू 100। भारत में गरीबी का मापन। यूआरपीएम, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड मेथड। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने 1635 रुपये प्रति वर्ष फॉर सिकाई को पॉवर्टी एंड रूरल इंडिया की बुक है। 1938 में एनपीसी में नेहरू जी अध्यक्ष, इन्होंने 15 से 20 रुपये प्रति माह। 1944 में बॉम्बे प्लान आया, इसमें 75 रुपये प्रति वर्ष को गरीबी माना। विशेष कार्यबल योजना आयोग 1962 में ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये प्रति माह, शहरी क्षेत्र में 25 रुपये प्रति माह। दांडेकर तथा रथ फार्मूला 1971 में 2250 कैलोरी प्रतिदिन। डॉक्टर वाई की अलग समिति 1977-79 में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। लकड़वाला समिति 1989-93 2400 तथा 2100 कैलोरी। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 से 2009 इसने यूआरपीएम, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड मेथड को छोड़ा, एमआरपी मेथड अपनाया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मेथड। इसमें 1 माह और 1 वर्ष सभी को लिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रतिदिन और 816 रुपये प्रति माह, शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन, 1000 रुपये प्रति माह। गरीबी का प्रतिशत 21.9%। श्रीरंगाजन समिति एमएमआरपी संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि, इसमें दूध, मांस 7 दिन, 30 दिन और 1 वर्ष दिन। 2012-14 में ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन, 972 रुपये प्रति माह, शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन, 1407 रुपये प्रति माह। गरीबी का प्रतिशत 29.9%। विश्व बैंक $2.15 पर डे। 2017 में पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति क्षमता के तहत $1 बराबर 21 रुपये। 2021 में 12.92% गरीबी। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2010 में यूएनडीपी ने एचडीआई एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला। इसके 3 आधार थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इनको भी अलग अलग बांटा। स्वास्थ्य को 2, शिशु मृत्यु और पोषण। शिक्षा को स्कूल के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति। जीवन स्तर को 6 भागों में बांटा। पक्का घर, लाइट, खाना पकाने का ईंधन, पीने का पानी, शौचालय, संपत्ति।
2022-23 में 11.28% रही। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रस्तावित नीति आयोग द्वारा। इसमें भी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य को 3 भागों में बांटा: पोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा को 2 भागों में बांटा: स्कूल के वर्ष, स्कूल की उपस्थिति। जीवन स्तर को 7 भागों में बांटा: खाना पकाने का ईंधन, शौचालय, पीने योग्य पानी, पक्का घर, बिजली, संपत्ति, बैंक खाता। राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के में भारत सूचकांक और 14.96% गरीबी दूर करने के प्रयास। योजनाएं लाई गई: शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, आवास संबंधित, खाद्य सुरक्षा, विद्युत, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कौशल विकास, औद्योगिकीकरण, एमएसएमई, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, प्रत्यक्ष रोजगार योजनाएं, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। किसी भी गांव में किसी भी परिवार के वयस्क महिला व्यक्ति को 100 दिन वर्ष में की अकुशल कार्य की गारंटी। 15 दिन के अंदर काम मांगने पर 5 किलोमीटर के अंदर 1/3 काम महिलाओं के लिए आरक्षित। विजन देश भर में ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। नेचर मांग आधारित कार्यक्रम, कानूनी गारंटी। मनरेगा प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। योग्यता: ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने को तैयार है। बेरोजगारी भत्ता: आवेदकों को आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर उस रोजगार की गारंटी दी जाती है और यदि उस अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो बेरोजगारी भत्ते के हकदार होते हैं। मजदूरी: कृषि मजदूर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मजदूरी लोकेलिटी रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाएगा। यदि ये 5 किलोमीटर से अधिक है तो अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। आरक्षण लाभार्थियों में कम से कम 1 तिहाई महिलाएं होंगी। कार्यस्थल पर सुविधाएं: सभी कार्यस्थलों पर शिशु गृह, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। संसाधनों का वितरण: मजदूरी और सामग्री लागत 60-40 के अनुपात में होनी चाहिए। सामाजिक अंगीकरण: पंचायत इस योजना का अंगीकरण कराएंगी। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 740। टोटल परसेंटेज जनरेटेड 5483 करोड़। मनरेगा का महत्व: आजीविका, अवसंरचना, प्रवसन रोकना, समझौता शक्ति बड़ी, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण, भुखमरी, कुपोषण, जीवन स्तर, मांग, जीडीपी। वर्तमान चुनौतियां: वित्त वर्ष 2021 में बजट आवंटन जीडीपी के 3.2 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 1.78% रह गया। सरकार ने 2022-23 के 89,400 करोड़ रुपए से 2023-24 के लिए खर्च घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया। मजदूरी एवं महंगाई में विषमता: भ्रष्टाचार, सीमित रोजगार के अवसर, 100 दिन भुगतान में देरी। वित्त वर्ष 2021-22 में केवल 29% भुगतान अनिवार्य 7 दिवस अवधि के भीतर किए गए। 22-23 में 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 94 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया गया, लेकिन केवल 59 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कार्य की गुणवत्ता निम्न, सीमित वित्तीय समावेशन। बिहार: सुझाव, चुनौतियां पलटा। पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि लॉन्च 1 जून 2020। सूक्ष्म ऋण सुविधा: 1 वर्ष की अवधि के लिए कम ब्याज दर, टोटल परसेंट से कम के साथ 10,000 रुपए का संपार्श्विक मुक्त ऋण, 7% सब्सिडी। पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना। 16 जनवरी 2016 को आई। व्यापार, सेवा या विनिर्माण क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक SC, ST और एक महिला को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो आर्थिक विकास को गति और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। PMEGP, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक तथा व्यवसाय सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी युक्त लोन। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। गैर कृषि क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता के लिए पारंपरिक कारीगरों, ग्रामीण और शहरी युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के अवसर प्रदान करना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। 1 अक्टूबर 2020 को आई। सरकार 1,000 कर्मचारियों तक की नियुक्ति करने वाली संस्थाओं में नए कर्मचारियों के EPF के रूप में 12% कर्मचारी अंशदान और 12% नियोक्ता अंशदान अर्थात वेतन का 24% 2 वर्षों के लिए अदा करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। शहर से गांव वापस आए रिवर्स माइग्रेशन लोगों के लिए 125 दिनों का रोजगार 20 जून 2020 को शुरू हुई। सुझाव: जनसंख्या नियंत्रण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, तीव्र औद्योगिकीकरण में वृद्धि, MSME का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त दोहन, प्रत्यक्ष आय समर्थन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, PDS में सुधार। बेरोजगारी: NSO के अनुसार 15 से 59 या 64 वर्ष तक का व्यक्ति काम करने में सक्षम इच्छुक खोज रहा है और उसे काम नहीं मिल रहा। 15 से 59 या 64 वर्ष श्रम बल रोजगार प्लस बेरोजगार कार्यबल रोजगार। प्रकार: मौसमी बेरोजगारी, कृषि श्रमिक, बुआई या कटाई छाते वाले वर्ग, गोलाई गर्मी में। लक्षण: बेरोजगारी, किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग, उत्पादकता 0, निगेटिव, कृषि क्षेत्र में GDP 18%, रोजगार 49%। घर्षणात्मक बेरोजगारी, एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी मिलने तक बीच में जो रोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी, विकसित देशों में पाई जाती है। GDP अधिक तो बेरोजगारी कम, GDP कम तो बेरोजगारी अधिक। अल्प रोजगार, अपनी योग्यता से नीचे का काम मिलना। संरचनात्मक बेरोजगारी, जब अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण होता है उसके अनुसार कौशल अभाव होने पर बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, उच्च शिक्षा की वजह से रोजगार नहीं, प्यून नहीं, सफाई कर्मी नहीं बनना, इस वजह से बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी, इसमें सभी प्रकार की बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी का मापन: वर्ष, साप्ताहिक और दैनिक। वर्ष में 365 में 183 दिन से ज्यादा, 182 दिन से कम सामान्य प्रस्थिति विधि। सप्ताह में 1 घंटे साप्ताहिक प्रस्थिति विधि। दैनिक 4 घंटे से अधिक पूर्ण रोजगार, 4 घंटे से कम अर्ध रोजगार और बिल्कुल भी नहीं तो बेरोजगार। दैनिक प्रस्थिति विधि। बेरोजगारी कम करने के सुझाव: जनसंख्या वृद्धि कम करना, कौशल विकास, रोजगार परक, विनिर्माण, कृषि, प्रादेशिक विषमता। किसी भी 2 भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य आर्थिक अथवा गैर आर्थिक सूचकांकों में अंतर। कारण: ऐतिहासिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। ऐतिहासिक कारण: औपनिवेशिक शोषण, विखंडित शासन, योजनागत विकास नहीं हो पाया। प्रादेशिक या भौगोलिक कारण: विषम धरातल, कठोर जलवायु, -50 डिग्री या +50 डिग्री, अनुपजाऊ मृदा, आपदा प्रभावित क्षेत्र, भू आवेष्टित। आर्थिक कारण: कच्चा माल, ऊर्जा, कुशल मानव संसाधन, उपभोग खर्च, गरीबी, बेरोजगारी। सामाजिक कारण: साक्षरता, कुपोषण, रूढ़िवादी मानसिकता, महिलाओं की भागीदारी, जातिगत भेदभाव। राजनीतिक कारण: भ्रष्टाचार, अस्थायित्व, जाति राजनीति, अप्रभावी योजना। प्रादेशिक क्षमता सूचक। आर्थिक सूचक: प्रति व्यक्ति आय 2021 में गोवा में 4.72 लाख, बिहार में 49,000 रुपए से। BPL का प्रतिशत: छत्तीसगढ़ में 39%, गोवा में 5.09%। शहरीकरण: गोवा में 62.2%, हिमाचल प्रदेश में 10%। औद्योगिकीकरण कहीं ज्यादा तो कहीं कम। GDP: महाराष्ट्र की $40,443 बिलियन, सिक्किम की $489 बिलियन। विद्युतीकरण: विद्युत उपयोग गोवा में 2,466 किलोवाट, बिहार में 272 किलोवाट। गैर आर्थिक सूचक: मानव विकास सूचकांक
सूचकांक बिहार 0.577, गोवा 0.760, साक्षरता दर केरल 93.91%, बिहार में 61.8%, चिकित्सक जनसंख्या अनुपात गोवा में 353, उत्तर प्रदेश में 2363, लिंगानुपात केरल में 1084, हरियाणा में 879, कुपोषण का स्तर यूपी बिहार सबसे ज़्यादा, केरल तमिलनाडु सबसे कम, MMR IMR स्वच्छ पेयजल शौचालय। प्रादेशिक विषमता का प्रभाव, नए राज्य अधिलों की मांग, असमान जीवन स्तर, संसाधनों की निम्न गतिशीलता, निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थायित्व, सरकारी प्रयास, पंचवर्षीय योजनाएं, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1989, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2009-10, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि 2006 से 2014-15, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना 2015, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम 2018-2023 में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम पीएम जनमन योजना 2024, खाद्य सुरक्षा, सभी लोगों को सभी समय पर वहनीय लागत पर पर्याप्त सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में दीर्घकाल के लिए सुनिश्चित किया जाना खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा के घटक, उपलब्धता, पहुंच, उपयोगिता, स्थायित्व। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता या चुनौतियां, अधिक जनसंख्या, निम्न कृषि उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, भंडारण क्षमता का अभाव, निर्धनता, आय की विषमता, कालाबाजारी, अवैध भंडारण, अवसंरचना, परिवहन सुविधा का अभाव, घरेलू व्यापार या राष्ट्रीय व्यापार, देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार, घरेलू व्यापार या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार, किसी देश के द्वारा देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर किया जाने वाला व्यापार, विदेशी व्यापार का महत्व, विदेशी मुद्रा अर्जन, संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग, रोजगार सृजन, जीवन स्तर में वृद्धि, उपयुक्त तकनीक एडॉप्ट करना, अनुसंधान विकास को प्रोत्साहन, प्रगाढ़ अंतरराष्ट्रीय संबंध, भुगतान संतुलन, RBI किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। भुगतान संतुलन, चालू खाता, पूंजीगत वित्तीय खाता, चालू खाता में वस्तु या व्यापार, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, वस्तु व्यापार में व्यापार संतुलन, अदृश्य व्यापार में सेवाएं, आय, प्राथमिक आय, वर्तमान हस्तांतरण, आय में निवेश, आय मजदूरी, वर्तमान हस्तांतरण, अनुदान, विदेश, उपहार, प्रेषण। पूंजीगत व वित्तीय खाता, पूंजीगत खाता पूंजीगत हस्तांतरण और गैर वित्तीय संपत्तियों का हस्तांतरण। वित्तीय खाता, प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अन्य निवेश, आरक्षित संपत्तियां, गोल्ड, विदेशी मुद्रा आस्तियां, फॉरेन करेंसी एसेट, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR विशेष अधिकार, RTP रिजर्व, ट्रेंच स्थिति, रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वस्तु व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का निर्यात व आयात किया जाता है। क्रेडिट यानी निर्यात 4.3 लाख मिलियन डॉलर, डेबिट आयात 6.7 लाख मिलियन डॉलर, व्यापार संतुलन -2.3 लाख मिलियन डॉलर, अदृश्य व्यापार में नेट +2.1 लाख मिलियन डॉलर, चालू खाता करंट अकाउंट, क्रेडिट या निर्यात 9.4 लाख मिलियन डॉलर, डेबिट आयात 9.6 लाख मिलियन डॉलर, चालू खाता संतुलन -24,000 मिलियन डॉलर, सेवा क्षेत्र में क्रेडिट या निर्यात 3.4 लाख मिलियन डॉलर, डेबिट आयात 1.78 लाख मिलियन डॉलर, नेट 1.6 लाख मिलियन डॉलर, आय या प्राथमिक आय, क्रेडिट निर्यात 41,455 मिलियन डॉलर, डेबिट आयात 91,227 मिलियन डॉलर, वित्तीय खाता, क्रेडिट निर्यात 8.4 लाख मिलियन डॉलर, डेबिट आयात 8.27 लाख मिलियन डॉलर, FDI क्रेडिट निर्यात 26.8 हज़ार मिलियन डॉलर, डेबिट आयात 16.6 हज़ार मिलियन डॉलर, नेट 10.1 हज़ार मिलियन डॉलर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेट 44,000 मिलियन डॉलर, आरक्षित संपत्तियां, गोल्ड 52.6 हज़ार मिलियन डॉलर, फॉरेन करेंसी 5.7 लाख मिलियन डॉलर, SDR 18,000 मिलियन डॉलर, RTP 4.6 हज़ार मिलियन डॉलर। विदेशी व्यापार की संरचना, आयात खाद्य पदार्थ 348 मिलियन डॉलर 3.9%, पेट्रोलियम 1.7 लाख मिलियन डॉलर 26.4%, पूंजीगत वस्तुएं 87.9 हज़ार मिलियन डॉलर 11.9%, रसायन 39.4 हज़ार मिलियन डॉलर 6.5%, मोती व बहुमूल्य रत्न 23.8 हज़ार मिलियन डॉलर 3.5%, सोना तथा चांदी 7.5%, कुल आयात 6.7 लाख मिलियन डॉलर। इंडिया शेयर इन ग्लोबल इंपोर्ट्स वाज एस्टिमेटेड एट 2.11%, निर्यात कृषि उत्पाद 49,000 मिलियन डॉलर 11.3%, विनिर्मित वस्तुएं 2.5 लाख मिलियन डॉलर 59%, कच्चा पेट्रोलियम कोयला सहित 87,000 मिलियन डॉलर 20%, विनिर्मित वस्तुएं मशीनरी उपकरण 9%, रत्न व आभूषण 7.5%, इलेक्ट्रॉनिक 6.3%, परिवहन उपज कर 6%, कुल निर्यात 4.3 लाख मिलियन डॉलर। कुल वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी 1.8%, दिशा आयात की यूरोपियन यूनियन से 13%, इसमें सबसे ज्यादा जर्मनी से 8%, USA से 6.3%, आसियान में 11.8%, इंडोनेशिया से 3.4%, UAE से 8.5%, सऊदी अरब से 4.2%, इराक से 4%, रूस से 9.3%, चीन से 15.8%, निर्यात EU को 17.86%, नीदरलैंड को 5.75%, आसियान को 9.65%, सिंगापुर को 3.31%, यूको को 3.38%, USA को 18.65%, BOE को 8.42%, सऊदी अरब को 2.58%, चीन को 3.25%, बांग्लादेश को 2.5%, नेपाल को 1.64%, रूस को 1.18%। वैश्विक निर्यात में भारत की कम भागीदारी के कारण भारत का निर्यात पोर्टफोलियो अत्यंत सीमित है। शीर्ष 20 वस्तुएं भारत के कुल निर्यात का 78% भाग बनाती हैं। कम मूल्य की वस्तुओं का निर्यात, फिनिश्ड गुड, कम कच्चा माल, अधिक सीमित गंतव्यों में निर्यात। भारत का 50% निर्यात एशिया तक सीमित है, जो यूरोप व अमेरिका को कुल निर्यात 36% से भी अधिक है। उच्च लॉजिस्टिक लागत, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक लागत 14 से 18% है, जो वैश्विक बेंचमार्क 8% से कहीं अधिक है, जो भारत की वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा को कम करता है। निम्न कुशल श्रम का पूर्ण उपयोग न कर पाना, भारत निम्न कुशल विनिर्माण उद्योगों जैसे टेक्सटाइल आदि में अपने निम्न कुशल श्रम का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है। कठोर श्रम कानून, कठोर श्रम कानूनों के लिए भारत में श्रम की लागत उच्च हो जाती है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभाव, भारत में अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अभाव है। भारत में फैक्ट्री के लिए भूमि थाईलैंड की तुलना में 35% महंगी है। भारत में भूमि क्रेता को 8% तक, केरल में स्टाम्प शुल्क, जबकि थाईलैंड में ये 2% है। भारत में निर्माण गतिविधियों पर 18% जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, जबकि थाईलैंड में ये केवल 7% है। भारत में भूमि का केवल 55% भाग उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि अन्य देशों में 65% भाग उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारत में अनुमति व विनियामक शर्तों को पूरा करने की लागत 19% है। निर्यात संवर्धन के लिए पहल, कृषि निर्यात नीति 2018-2022 तक कृषि निर्यात को वर्तमान 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना तथा अगले कुछ वर्षों में 100 अरब डॉलर तक पहुंचना। कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर दोगुना करना। विदेशी व्यापार नीति 2030 तक निर्यात को वर्तमान 750 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2 ट्रिलियन डॉलर करना। स्तंभ, प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना। गठबंधन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टर्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट इंडिया मिशन, व्यवसाय करने की सुगमता, उभरते क्षेत्र ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात का संवर्धन। विदेश व्यापार नीति 2023 के मुख्य प्रावधान, निर्यात उत्कृष्टता के शहर, वर्तमान 39 के अतिरिक्त 4 नई TEE, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। निर्यातकों का सम्मान, निर्यात निष्पादन के आधार पर निर्यातकों को स्टेटस प्रदान किया जाएगा। 2 स्टार व उससे ऊपर वाले स्टेटस धारकों को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित, 4 एवं 5 स्टार प्राप्त करने में सहायता करने के लिए स्टेटस रिकॉग्निशन के नियमों में संशोधन किया गया है। जिला से निर्यात में वृद्धि, राज्य निर्यात संवर्धन समिति, जिला निर्यात संवर्धन समिति। स्कोमेट नीति को युक्तिसंगत बनाना, स्कोमेट स्पेशल स्कीम
स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ई कॉमर्स निर्यात को सुविधा प्रदान करना। ई कॉमर्स हबों की स्थापना। कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स निर्यात पर खेप पर अधिकतम सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। निर्यातकों के फीडबैक के आधार पर इस सीमा में और संशोधन किया जाएगा या हटा दिया जाएगा। पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम का विस्तार। ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। पीएम मित्र योजना को जोड़ना। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्ध्वाधर कृषि उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार, वर्षा जल संचयन प्रणाली, हरित हाइड्रोजन को हरित प्रौद्योगिकी उत्पादन में सम्मिलित किया गया है। अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के अंतर्गत सुविधा। निर्यात में मदों के विनिर्माण हेतु कच्चे माल का आयात शुल्क, परिधान व वस्त्र क्षेत्र के लिए 2 स्टार व सुपर के स्टेटस होल्डरों के लिए स्वप्रमाणन का लाभ। मर्चेंटिंग व्यापार, जिसमें भारत मध्यस्थ रहता है, सीमित व प्रतिबंधित वस्तुओं का मर्चेंटिंग व्यापार किया जा सकेगा। एमनेस्टी स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम, इनकम टैक्स विभाग का विवाद से विश्वास की तरह। साख व बीमा योजनाएं। एग्जिम बैंक मूल्य स्थिरीकरण कोष अप्रैल 2003 में फाइनेंशियल रिलीफ टू स्मॉल ग्रोवर्स ऑफ कॉफी, टी, रबर, टोबैको। स्वर्ण कार्ड योजना 2004 में एडिशनल 20% क्रेडिट लिमिट। ब्याज समतलीकरण योजना। निर्यात में 2% कमी, एमएसएमई 3% कमी। सब्सिडी 1 अप्रैल 2015 से सब्सिडाइज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। निर्यात सांग गारंटी नियम। अगस्त 2014 में इट वाज रिनेम्ड ईसीजीसी लिमिटेड। 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कंपनी। 1964 में एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कंपनी लिमिटेड। खाद्य सुरक्षा क्या है भारत में आवश्यकता क्यों, सुझाव, प्रयास। घटक या स्तंभ। खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक पहुंच, खाद्यान्न की उपयोगिता, स्थिरता। खाद्यान्न उपलब्धता, आपूर्ति पक्ष से संबंधित उत्पादन, भंडारण, व्यापार। खाद्यान्न तक पहुंच, मांग पक्ष से संबंधित परिवारों की पर्याप्त, उपयुक्त, वांछित पोषक तत्व युक्त भोजन नियमित रूप से प्राप्त करने की योग्यता। क्रयशक्ति, तार्किक समय, तार्किक लागत, बाजार तक सुरक्षित पहुंच, सामाजिक अवरोध अनुपस्थित। खाद्यान्न भोजन की उपयोगिता, भोजन भंडारण, प्रसंस्करण व निर्माण की विधियां, खाने की आदतें। स्थायित्व, अन्य तीनों स्तंभों में स्थिरता मजबूत करना। खाद्य सुरक्षा कार्ड, सभी लोगों को सभी समय उपयुक्त पर्याप्त पोषक तत्व भोजन तक पर्याप्त पोषक युक्त भोजन तक वहनीय लागत पर दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना। विशाल भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता। विशाल जनसंख्या, निम्न कृषि उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन, आपदाएं, जल संकट, मृदावर्धन, निर्धनता, इंफ्रा का अभाव, लैंगिक विषमता, धान व गेहूं पर अत्यधिक बल। सुझाव। सतत कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं, जैविक कृषि, विविधीकरण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, TN पीडीएस में सुधार, निर्धनता में उन्मूलन। सरकारी प्रयास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पीडीएस, सार्वजनिक वितरण, मिड डे मील, ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पोषण 2.0 में मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास सेवाएं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम 2013। गांव की 75% आबादी, शहर की 50% आबादी। एवरेज 68%। शांता कुमार कमेटी ने 68% की जगह 40% कहा था। रामराजन कमेटी ने 29% गरीब। देश में 80 करोड़ लोगों को कवर किया गया। राशन कार्ड के प्रकार, 2 कार्ड, अंत्योदय अन्न कार्ड, PHS प्राथमिकता घर वाले कार्ड 80 करोड़, लिस्ट से बाहर NPHH गैर प्राथमिकता वाले परिवार। मात्रा, अमाउंट, क्वांटिटी। NPHH को कुछ नहीं, अन्नदाता आय योजना कार्ड वालों को 35 किलोग्राम पर मंथ पर फैमिली, 15 किलो गेहूँ, 20 किलो चावल। PHH कार्ड वालों को 5 किलो अनाज पर पर्सन पर मंथ अप टू 5 मेंबर्स। निर्गत कीमत, इशू प्राइस 1 किलोग्राम CN, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। अन्य योजनाओं का विलय, मिड डे मील, एकीकृत बाल विकास योजना, PM मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। शिकायत, प्राथमिक कमेटी, जिला कमेटी, राज्य आयोग। आलोचना, समावेशी त्रुटियां, इंक्लूसिव ऑर्डर, लिस्ट में शामिल करने और बाहर करने में त्रुटियां, अपवर्जित त्रुटियां, FCI का कवरेज का अभाव, भंडारण क्षमता अपर्याप्त, खाद्यान्न की गुणवत्ता, अपर्याप्त पोषण समर्थन, हाई डिपेंडेंसी ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS पर अधिक निर्भरता, वित्तीय बोझ, खाद्य जागरूकता का अभाव, भ्रष्टाचार और खाद्यान्न रिसाव, शहरी और प्रवासी जनसंख्या। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में आई। एक्सटेंड फॉर एन एडिशनल 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2024। NFSA के अंडर फ्री में अनाज। फोर्टिफाइड चावल योजना, आयरन फॉलिक अम्ल से युक्त चावल। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को NFSA में विलय। वन नेशन वन राशन कार्ड, मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 में मूल्य स्थिरीकरण कोष। 2014-15 में 500 करोड़ रुपए का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में आया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 20 मिलियन टन अनाज बढ़ाना, 10 टन धान, 8 टन गेहूं, 2 टन दाल। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 25 मिलियन टन, 10 टन धान, 8 टन गेहूं, 4 टन दाल, 3 टन श्रेयन। एकीकृत बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 को आई। 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती, स्तनपायी महिला, इन्हें पोषण दिया जाता है। मिड डे मील 1995 में तमिलनाडु में सबसे पहले लागू हुई। PM पोषण योजना सितंबर 2021 से मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान 2018, पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018। नीति आयोग ने 2017 में पोषण रणनीति 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा प्लस पोषण अभियान को एक करके मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। अंग, पूरा पोषण कार्यक्रम के द्वारा पोषण समर्थन 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली महिला, स्तनपायी महिला, आकांक्षी जिलों, उत्तर पूर्वी जिले की 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को। ECCE 3 से 6 वर्ष एंड अर्ली स्टिमुलेटेड प्रोत्साहन फॉर 0 से 3 ईयर, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। आधुनिक अपग्रेडेड सक्षम आंगनवाड़ी पोषण अभियान। 1944 में देशों के नकारात्मक बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन को हटाने के लिए IMF बनाया गया। युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्था को वित्त पोषित करने के लिए IBRD बनाया गया। विश्व बैंक स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में स्थापना। प्रारंभ में IBRD के रूप में स्थापना। मुख्यालय वाशिंगटन DC। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन स्थापना 1960। उदार ऋण की खिड़की, फोकस निम्न आय वाले देशों का वित्तीय गवर्नमेंट। IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक स्थापना 1960। कार्य मध्यम आय वाले देशों का वित्तीय गवर्नमेंट। IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम स्थापना 1953। कार्य निधि क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर में। मीगा बहुपक्षीय निवेश गारंटी अधिकरण स्थापना 1988। कार्य राजनैतिक जोखिम का बीमा, प्राइवेट। ICSID अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट स्थापना 1966। भारत इसका सदस्य नहीं। कार्य निवेश विवादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निपटान। IBRD प्लस IDA वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। IBRD IFC मीगा प्लस ICAISD विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक के कार्य, विकास कार्य जैसे इंफ्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि का वित्तीय प्रभावी विकास नीतियों को परामर्श हेतु समर्थन।
नीतिगत निर्णयों हेतु वैश्विक आर्थिक रुझानों पर डाटा तथा अनुसंधान प्रदान करना, क्षमता निर्माण, निजी क्षेत्र का विकास। विश्व बैंक समूह द्वारा 2030 तक निर्धारित 2 लक्ष्य: अत्यधिक गरीबी खत्म करना, जिससे ऐसे लोगों का प्रतिशत 3% से अधिक न हो जो प्रतिदिन $1.90 से कम पर निर्वाह करते हैं। प्रत्येक देश में नीचे के 40% लोगों की आय में वृद्धि करना। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, जीईपी प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, व्यापार करने में आसानी रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व प्रेषण रिपोर्ट, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, शेयर होल्डिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक, यूएसए 16.41%, जापान 7.87%, जर्मनी 4.49%। विश्व बैंक की आलोचना, दक्षिण देशों का कम प्रतिनिधित्व, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, उधारकर्ताओं की संपूर्णता में कमी, अंडर इमर्जिंग सोवरेनिटी, पक्षपात एवं इनकंसिस्टेंट निर्णय, ग्रीक लोन एग्रीमेंट, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव की उपेक्षा, 2019 यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन फाउंड इन फेवर ऑफ इंडियन फिशर फॉक एंड अगेंस्ट द आईएफसी, मानव अधिकारों का वायलेशन, लोकतंत्र का अभाव, अधिकांश मतदान शक्ति विकसित देशों के पास है और बैंकों का अध्यक्ष हमेशा एक अमीर उम्मीदवार होता है, पारदर्शिता का अभाव, इसकी निर्णय प्रक्रिया समझना, बैंक को जवाबदेह ठहराना कठिन। भारत तथा विश्व बैंक। भारत विश्व बैंक का एक संस्थापक सदस्य है। भारत ने पहली बार 1949 में भारतीय रेलवे के विकास हेतु विश्व बैंक से ऋण लिया गया था। भारत आईसीएसआई का सदस्य नहीं है। भारत आईबीआरडी और आईएफसी का संस्थापक सदस्य है। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, पेयजल, खाने का ईंधन, आर्थिक विकास, इंफ्रा, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जुलाई 1944 में स्थापना, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, वर्तमान में सदस्य 190। प्राथमिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है जो देश के नागरिकों को एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाता है। प्राथमिक उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुगम बनाना, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ संसाधन उपलब्ध कराना। आईएमएफ के कार्य, आर्थिक निगरानी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कठिनाइयों, भुगतान संतुलन कठिनाइयों वाले देशों को ऋण देना, क्षमता निर्माण, सदस्यों को व्यवहारिक या तकनीक सहायता देना। आईएमएफ के संसाधन, वह धनराशि जो देश सदस्य बनने पर अपनी पूंजी सदस्यता कोटा के रूप में देते हैं। आईएमएफ के प्रत्येक सदस्य को एक कोटा दिया जाता है जो मोटे तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति पर आधारित होता है। जब देश वित्तीय कठिनाई में फंसते हैं तो वे इस पूल से उधार ले सकते हैं। आईएमएफ की संरचना, ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज, बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, 25 मेंबर, 5 फिक्स, 19 इलेक्टेड, मैनेजिंग डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, दिशा और नीतियां निर्धारित करता है। प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। गवर्नर की नियुक्ति के लिए सदस्य देश द्वारा की जाती है। सदस्य देशों को वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक होते हैं। मंत्री स्तरीय समितियां, 2 मंत्री स्तरीय समिति, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, 190 गवर्नरों में से 24 सदस्य हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और आईएमएफ के कार्यों की दिशा को लेकर चर्चा करना। दूसरा, विकास समिति, 190 गवर्नरों में से 24 सदस्य हैं। यह उभरते और विकासशील देशों में आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों और आईएमएफ और विश्व बैंक के गवर्नर बोर्ड को सलाह देता है। कार्यकारी बोर्ड, आईएमएफ के दिन प्रतिदिन के काम की देखरेख 24 सदस्यीय बोर्ड द्वारा की जाती है। 5 आर अपॉइंटेड बाय कंट्रीज हैविंग लार्जेस्ट कोटास, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके तथा अन्य 19 का चुनाव से सदस्यों के क्षेत्रीय समूहों द्वारा किया जाता है। प्रबंध निदेशक, कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना गया, वर्तमान क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, फंड के समान व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार, 5 साल के लिए नियुक्त।